हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लास में। दोस्तों, मैं विजय प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। भारत में संवैधानिक विकास अर्थात भारत में संविधान का विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। दोस्तों, भारत में संविधान का विकास कैसे होता है, इस टॉपिक के बारे में आज हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में संवैधानिक विकास ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम दो विषय में पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान में भी भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा जाता है और इंडियन हिस्ट्री में भी भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, दो विषय का एक कॉमन टॉपिक होने की वजह से भारत में संवैधानिक विकास, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिससे यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, भारत में संवैधानिक विकास इस टॉपिक का हम एक अलग वीडियो लेके आए हैं, जिससे आप दोनों विषय में से किसी भी विषय में पढ़ सकते हैं। या तो आप पॉलिटी के अंतर्गत इसे पढ़ें या फिर हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ें, दोनों विषय में से किसी भी विषय में पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं भारत में संवैधानिक विकास। दोस्तों, भारत में संवैधानिक विकास होता कैसे है? भारत में संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों द्वारा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतने से प्रारंभ होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यूरोप से कुछ व्यापारिक कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थीं। तो एक अलग टॉपिक है यूरोपीय शक्तियों का आगमन, वो अलग टॉपिक है। अगर उसमें हम इसे जोड़ेंगे तो चीज़ अलग हो जाएगी और भारत में संवैधानिक विकास ये टॉपिक अलग हो जाएगी। हालांकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन वो टॉपिक अलग है। अगर आप उसका भी बताएंगे तो हम उसका एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन यह टॉपिक अलग है। तो दोस्तों, उसको बस हम थोड़ा सा उससे रिलेट करके हम बताते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि व्यापारिक कंपनी भारत में आई थी और धीरे धीरे व्यापार करते करते यहाँ पे प्रशासनिक सत्ता स्थापित कर ली। और प्रशासनिक सत्ता स्थापित करने के दौरान भारत में बक्सर और प्लासी जैसे युद्ध भी लड़ी। तो उस युद्ध के दौरान यहाँ पे उसकी शक्ति स्थापित हो जाती है और उस कंपनी यहाँ पे अपनी मनमर्जी तरीके से लोगों का शोषण करती थी। तो जाके कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट से एक्ट आते गए और उन एक्ट का समूह जाके बाद में भारत में संवैधानिक विकास के रूप में भूमिका निभाने लगे। तो उन्हीं चीज़ों को हमें जानना है दोस्तों, कैसे और क्या एक्ट होते हैं, उन जो एक्ट आते थे उनमें क्या प्रावधान होते थे। तो सबसे पहले क्या होता था, अंग्रेज व्यापारी जब प्लासी और बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं तो भारत पर उनका पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। अभी क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए। जब यहाँ के राजाओं से, यहाँ के और भी जो व्यापारिक कंपनियां थीं, उनसे जब युद्ध जीत गई तो उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहा। वो यहाँ पे अपनी सैनिक रखने लगे, किलेबंदी करने लगे, जिससे कि यहाँ पे वो एक शक्ति के रूप में उभरने लगे। तो क्या हो गया, धीरे धीरे भारत उनके अधीन हो गया और वे भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। अभी क्या होता है, फिर अंग्रेज व्यापारियों का भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। अभी जब युद्ध वो जीत जाएंगे, भाई प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध जैसे युद्ध जीत जाते हैं, राजा उनके गुलाम हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं, तो क्या होगा, भारत पर तो उनका पूर्ण रूप से अधिकार हो जाएगा ना। तो वही चीज़ बता रहा है कि अंग्रेज व्यापारियों का भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार हो जाने के कारण अंग्रेज व्यापारी भारत में लोगों का आर्थिक शोषण करने लगे। अभी कंपनी है, जब अपनी निजी कंपनी है तो भाई कंपनी क्या करेगी, किसी भी तरह से उसे बस मुनाफा प्राप्त होना चाहिए। वह मुनाफा प्राप्त करने के लिए यहाँ के लोगों का शोषण करने लगी और भी कई तरीके से, मतलब यहाँ के लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। भारतीयों के आर्थिक शोषण, यह क्या होता है, भारतीयों के आर्थिक शोषण से प्राप्त धन को अंग्रेज व्यापारी ब्रिटेन लेकर जाते तो वहाँ उन्हें हीन भावना से देखा जाता था। जैसे कि क्या हुआ, कंपनी यहाँ से धन लेती थी, गरीब मजदूरों का शोषण करती और यहाँ से धन इकट्ठा करके ब्रिटेन लेके जाती थी। जब ब्रिटेन लेके जाती थी तो वहाँ लोग उन्हें हीन भावना से देखते थे। असंतोष, अराजकता इत्यादि ब्रिटेन में फैलने लगा। जब ब्रिटेन में सब फैलने लगा तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने देखा कि अब भाई कंपनी के जो व्यापारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं और ब्रिटेन में भी अराजकता फैल रही है। तो इस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, तो उन्होंने कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए प्रावधान बनाना शुरू किया। क्या कहते हैं, देखिए, ब्रिटेन में फैलने वाली अराजकता को रोकने के लिए तथा ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कंपनी को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर एक्ट जारी किया, जो भारतीय संविधान के विकास में भाग लिए। अभी क्या किए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए एक्ट बनाना शुरू किया और एक्ट बना के कंपनी को भेजना शुरू किया कि भाई कंपनी एक सीमा के दायरे में रहकर ही काम करेगी। तो इस तरह से कंपनी पर नियंत्रण हो गया और नियंत्रण स्थापित करने जो नियम यहाँ से जाते थे तो उन नियमों का समूह ही बाद में
भारत के संविधान के विकास में भूमिका निभाता है। तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक्ट पास किया। कितने एक्ट पास किए लॉर्ड नॉर्थ ने, उन्होंने कितने एक्ट पास किए, उनके बाद कौन आया, तो उन सब की चीज़ों के बारे में जानेंगे और कंपनी को कौन कौन से नियम दिए गए थे। तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट द्वारा भेजे गए एक्ट, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से एक्ट भेजी उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले कौन सा भेजी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का एक्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों ब्रिटेन की पार्लियामेंट से समय समय पर एक्ट आते गए, जिनमें से 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट और 1853 का एक्ट, इस प्रकार से वहाँ से एक्ट आए। अभी देखते हैं सबसे पहले कौन सा एक्ट आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और यह कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कंपनी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए, कंपनी को एक सीमा के दायरे में रहकर काम करने के लिए यह एक्ट पहला एक्ट था जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से आया था। अन्यथा इससे पहले जितने भी अधिकार ब्रिटेन से मिले थे तो सब कंपनी को प्रोत्साहन करने वाले थे कि आप कंपनी किसी भी तरह से व्यापार कर सकती है इत्यादि। वो तो यूरोपीय शक्तियों के आगमन का टॉपिक है जिसे हम अलग वीडियो प्रोवाइड करा के आपको बताएंगे। अभी हम इसको देखते हैं क्या होता है इसमें। भारत के संवैधानिक विकास के लिए जो पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले क्या था कि जब ब्रिटेन के जो व्यापारी आए थे तो यहाँ पे भारत में नवाब का पद होता था, बंगाल में नवाब का पद था, कहीं राजा कहीं शासक होते थे। और जो ब्रिटेन के जो अधिकारी थे उन्हें गवर्नर कहा जाता था। तो जो ब्रिटेन के अधिकारी यहाँ पे जीत गए युद्ध तो यहाँ पे अपना गवर्नर पद बनाए थे। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो जो बंगाल का गवर्नर था उस पद को समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी उसके पद में संशोधन कर दिया गया, उसके पद को बढ़ा दिया गया, सिर्फ इतना कि उसे गवर्नर की बजाय अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो इस एक्ट के तहत हुआ क्या, बंगाल में गवर्नर के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। अभी गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, उसके बाद गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अभी गवर्नर जनरल बन गया तो उसकी सहायता के लिए भी 4 सदस्यों का चयन किया गया। कौन कौन थे पहले 4 सदस्य, फिलिप फ्रांसिस थे, बारबैन थे और मानसन और क्लेवरिंग। इन 4 सदस्यों को सबसे पहले गवर्नर जनरल की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। इन 4 सदस्यों को गवर्नर जनरल जो नियुक्त हुआ तो उसका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष का था। गवर्नर जनरल की जो सदस्यीय परिषद है उसकी सहायता के लिए जिन सदस्यों को नियुक्त किया गया था उनका कार्यकाल 4 वर्ष का था। गवर्नर जनरल का वार्षिक वेतन 25,000 पाउंड प्रति वर्ष था। अभी देखिए दोस्तों, गवर्नर जनरल उसको क्या किया गया, गवर्नर के पद को बदल के गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर उसका कार्यकाल कितना बताया गया, 5 वर्ष। उसका तनख्वाह यानी उसका वार्षिक वेतन 25,000 पाउंड। फिर देखिए क्या होता है, सदस्यीय परिषद का वेतन कितना है, 10,000 पाउंड प्रति वर्ष। तो इस प्रकार से जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत क्या क्या संशोधन होता है, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों का चयन किया गया, गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष बनाया गया और गवर्नर जनरल का वार्षिक वेतन 25,000 पाउंड प्रति वर्ष कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत और देखिए क्या आता है, इस एक्ट में मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के लिए तो यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र बन गए, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी। इन 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र बन गए और किसके पद को बनाया गया था, गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो भी कहाँ के, बंगाल के। तो जो 2 प्रेसिडेंसी और बच रही हैं, मद्रास की और महाराष्ट्र की, इन 2 प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे उन्हें क्या कहा गया कि आप भाई बंगाल के गवर्नर जो हैं जो उनके आप अधीन रहे, जैसा वो कहते हैं आप वैसा करें। यानी कि मद्रास और महाराष्ट्र की प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक, अभी क्या कहता है अगला पॉइंट, इस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। हाँ, इस एक्ट के तहत जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 वर्ष बाद 1774 में हुई। एक्ट आया था 1773 में, लेकिन कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो उसकी जो मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे होती हैं, एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश, और एलिजा एम्पे की सहायता के लिए भी
3 सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, हाइट, चैम्बर और लिमेस्टर। इन 3 न्यायाधीशों को भी एलिजा एम्पे की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, और सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, और एलिजा एम्पे की सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किया गया, हाइट, चैम्बर और लिमेस्टर। अभी क्या होता है इसी एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एलिजा एम्पे, तो एलिजा एम्पे का वार्षिक वेतन 8,000 पाउंड प्रति वर्ष, और जो सहायक न्यायाधीश हाइट, चैम्बर, लिमेस्टर, इनका चयन किया गया था, इनका वार्षिक कितना था, 6,000 पाउंड प्रति वर्ष इनका वार्षिक वेतन था। कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थाओं का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन 2 समूहों का स्थापना किया गया कि भाई एक कंपनी चलाएगा और एक कंपनी की देखरेख करेगा। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनमें 24 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल की सदस्यीय परिषद में बहुमत के आधार पर निर्णय किए जाते थे। दोस्तों क्या है, गवर्नर जनरल तो खुद होता था और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद थे। तो यदि किसी भी नियम को लागू करना होता था तो बहुमत देखा जाता था कि जो 4 सदस्यीय परिषद है वो किस पक्ष में है और गवर्नर जनरल किस पक्ष में है। जिस पक्ष में अधिक वोट होते थे उस नियम को लागू कर दिया जाता था। अभी अगला पॉइंट क्या है, गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार भी था। अभी क्या होता है कि जैसे कोई भी नियम लागू करना है, अभी दो सदस्यीय परिषद एक तरफ और 2 सदस्यीय परिषद एक तरफ है, तो गवर्नर जनरल जिस पक्ष में हो जाता था उस पक्ष का नियम लागू हो जाता था। तो ये चीज़ें बता रहा है कि गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। अगला एक्ट कौन सा आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या होता है, इस एक्ट के तहत ब्रिटेन में 6 सदस्यीय परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है तो उसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया, और जिसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन होते थे। जो कंपनी में निवेश करते थे वे क्या होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन रहते थे। जैसा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहती है वो उसी के अनुसार कार्य करते थे। गवर्नर जनरल के सहायक सदस्यीय परिषद की संख्या 3 कर दी गई। दोस्तों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसके तहत सदस्यीय परिषद की संख्या 4 थी, लेकिन जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो गवर्नर जनरल के जो पद है उसके सम्मान के लिए या फिर उसकी शक्ति के लिए ये क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया और जो सदस्यीय परिषद की संख्या थी उन्हें 3 कर दिया गया। फिर अगला एक्ट आता है 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट, इस एक्ट में क्या प्रावधान है इसे हम देखते हैं। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बाद 1785 में मैकफर्सन को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, परंतु मैकफर्सन अयोग्य शासक साबित हुआ। दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उस टाइम गवर्नर रहता है रॉबर्ट क्लाइव। जब उसका कार्यकाल समाप्त होता है तो उसके बाद 1785 में ही मैकफर्सन को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। संशोधन तो तभी हो गया था ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। तो फिर 1785 में जब रॉबर्ट क्लाइव वापस चला जाता है तो मैकफर्सन को क्या किया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। लेकिन मैकफर्सन जो होता है वो अयोग्य होता है, वो उसकी शक्ति उसके कार्य उतना वो कुशल शासक नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे हटाने का प्रावधान किया जाता है। तो उसे तुरंत तो ऐसे ही तो नहीं हटाया जा सकता, उसको हटाने के लिए एक एक्ट जारी किया गया और वह एक्ट था 1786 का एक्ट। उस एक्ट में यह था कि मतलब कि मैकफर्सन को उसके पद से हटा दिया जाए और लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। तो उसी के तहत ये कह रहा है कि यह एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बाद 1785 में मैकफर्सन को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, परंतु मैकफर्सन अयोग्य शासक साबित हुआ। मैकफर्सन को पद से हटाने के लिए तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए 1786 का एक्ट जारी किया गया। भी बताया ना कि यह मैकफर्सन अयोग्य था, वो इतना कुशल नहीं था, उसको हटाने के लिए एक विधि की तरीके से मतलब विधि विधान हो उस तरीके से इसे हटाया गया और फिर उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इस एक्ट के तहत कॉर्नवालिस को सेनापति की शक्ति प्रदान किया गया और गवर्नर जनरल की सदस्यीय परिषद की बैठक को रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया। अभी एक गवर्नर जनरल की सदस्यीय परिषद बैठक को रद्द करने का अधिकार क्या है, देखिए 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें क्या सदस्यीय परिषद थी,
4 सदस्यीय परिषद का चयन किया गया। फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, उन 4 सदस्यों में से एक को कम करके 3 कर दिया गया। अभी 1786 का जब एक्ट आता है तो उसमें क्या किया जाता है कि आप सदस्यीय परिषद की बैठक हो रही, ठीक है, मंजूर है, लेकिन जो गवर्नर जनरल है वो उस बैठक को क्या कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। ऐसा अधिकार कब मिला, 1786 के एक्ट में मिल गया। अभी फिर देखते हैं अगला एक्ट क्या है। अगला एक्ट है 1793 का एक्ट। इस एक्ट के तहत ब्रिटेन में नियंत्रण मंडल के 6 सदस्य को भारत से वेतन दिया जाना तय हुआ। दोस्तों 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की बात की गई थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य होंगे, वो कहाँ होंगे, ब्रिटेन में होंगे। ब्रिटेन में भारत के लिए वो कार्य करेंगे, कहाँ पे, ब्रिटेन में। और कितने सदस्य, 6 सदस्य। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हुई थी और वह कहाँ पे, ब्रिटेन में रहेंगे। तो उनका जो कार्य करेंगे तो उन्हें भी तो वेतन चाहिए भाई। कोई भी है वो कार्य कर रहा है कृषि के लिए तो वह उसको वेतन भी तो चाहिए। तो वह किसके लिए कार्य कर रहे हैं, भारत के लिए कार्य कर रहे थे। और कहाँ कर रहे थे, ब्रिटेन में। कौन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कितने लोग थे, 6 लोग। तो जो 6 सदस्यीय परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी तो उनका जो वेतन दिया जाना तय हुआ वो उनको वेतन भारत से दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान किसमें था, 1793 के एक्ट में। अच्छा, एक और प्रावधान इसमें था, इस प्रकार कंपनी के व्यापार को बढ़ा दिए, 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। अच्छा, 1793 का जो एक्ट था ना, इसी में फिर से कंपनी के 20 वर्ष व्यापार का अधिकार और बढ़ा दिया गया कि भाई कंपनी 20 वर्ष और व्यापार करेगी। चलो ठीक है भाई, अभी अगला एक्ट देखते हैं क्या है। अगला एक्ट है 1813 का एक्ट। इस एक्ट में क्या प्रावधान है, आइए देखते हैं। कंपनी के व्यापार को पुनः 20 वर्ष बढ़ाया गया। इससे पहले वाला भी जो एक्ट था उस एक्ट में भी कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष बढ़ाया गया और यह फिर 20 वर्ष बाद एक्ट आया है। 93-13 20 वर्ष बाद एक्ट आया है। तो जब 1813 का एक्ट आया तो इस एक्ट में भी क्या किया, कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों क्या है, ब्रिटेन में यह एक्ट लाने का एक और मकसद था, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति फैल रही थी। औद्योगिक क्रांति मतलब कि सामान को बेचने से संबंधित औद्योगिक क्रांति फैल रही थी। तो भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को ही व्यापार करने का अधिकार प्रावधान था ना। तो इस चीज़ को समाप्त करने के लिए भी 1813 का एक्ट आता है और 20 वर्ष व्यापार बढ़ाने के लिए भी आता है। तो ऐसे कई सारे प्रावधान हैं। तो क्या होता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी को भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया जाता है। भाई ब्रिटेन के पार्लियामेंट से भी प्रावधान आता है कि भाई कंपनी यहाँ का मीन्स लाभ ले रही है तो यहाँ के लोगों को शिक्षा दे। दोस्तों ये शिक्षा देने का नहीं, सिर्फ यहाँ के लोगों को सहानुभूति प्राप्त करने का एक मकसद था। वास्तव में शिक्षा अच्छा ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था, बस मैं यहाँ के लोगों से सहानुभूति प्रदान करनी थी कि हाँ हम भी यहाँ के लिए कार्यरत हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ प्रावधान के लिए कि हाँ, हालांकि 1 लाख रुपए व्यय किए गए। कंपनी को भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गई। ईसाई धर्म वालों को यह छूट दे दिया गया कि भाई आप आओ, यहाँ पे प्रचार करो, प्रसार करो, अपने धर्म का जैसे चाहो वैसे प्रचार प्रसार कर सकते हो। इसके लिए आप पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, आप फ्री हो, इसके लिए आ जाओ और करो अपना प्रचार प्रसार। फिर 1833 का एक्ट आता है। इस एक्ट में क्या होता है, इस एक्ट के तहत भी कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। देखिए 93 में भी 20 वर्ष बढ़ाया गया, 20 वर्ष बाद फिर 13 का आया, फिर 13 के बाद 1833 का एक्ट आता है। 20 वर्ष बाद कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। अभी क्या होता है, 1813 वाले में औद्योगिक क्रांति चलती है इंग्लैंड में, तो व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त किया जाता है, परंतु चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ के। परंतु जब 1833 का एक्ट आता है तो इस एक्ट के तहत पूर्ण रूप से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है जिसे आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे पहले क्या था, बंगाल में गवर्नर होता था। रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी 1833 का एक्ट आता है तो उसे क्या कहा जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसके पद में फिर से उन्नति या फिर कह सकते हैं उसका पद को बदल दिया गया। इस प्रकार से क्या किया जाता है, गवर्नर से गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट में, 1833 के एक्ट में। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चौथे सदस्य के पद का गठन किया गया।
1773 में 4 सदस्यों का चयन किया गया था, किसकी सहायता के लिए? गवर्नर जनरल की। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो उसमें एक सदस्य को कम कर दिया गया, सदस्यीय परिषद की संख्या एक कम कर दिया गया। फिर 1833 के एक्ट में क्या किया जाता है? चौथे सदस्य का फिर से गठन किया जाता है, लेकिन ये जो चौथा सदस्य होता है ये अस्थायी रूप से होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। फिर क्या अगला पॉइंट, भारतीय विधियों का संहिताकरण करने के लिए 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। शासन का केंद्रीकरण किया गया तथा गवर्नर जनरल के द्वारा बनाई गई विधियों को अधिनियम कहा जाने लगा। ऐसा प्रावधान किसमें था? 1833 के एक्ट में। फिर आता है 1853 का एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है। यह प्रावधान 1853 के एक्ट में है। 12 सदस्यीय विधान परिषद का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल के चौथे सदस्य, इससे पहले वाला जो एक्ट था 1833 का, उसमें चौथे सदस्य का चयन किया गया अस्थायी तौर पे, परंतु गवर्नर जनरल का जो चौथा सदस्य है उसे अस्थायी बनाया गया 1853 के एक्ट में। फिर क्या क्या, कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए पहली बार निमजदगी नहीं होगा, नामजदगी होगा, तो नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया, और यह अंतिम राजलेख या फिर चार्टर एक्ट था। दोस्तों यह सिर्फ ऐसा यही एक्ट है जिसके माध्यम सिर्फ कंपनी को जो एक्ट भेजे जाते थे उतना ही था। बाकी इसका अगला पार्ट आपको प्लेलिस्ट में हम जल्दी आपको अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।